कुछ अलग अलग घटनाएं हैं जिनको हम एक साथ जोड़कर देखेंगे। कुछ गतिविधियां अभी हो रही हैं और कुछ गतिविधियां भविष्य के गर्भ में हैं। केंद्र सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। सरल शब्दों में कहूं तो जेल। उन जेलों में किनको रखा जाएगा अभी स्पष्ट होगा। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो बांग्लादेश के साथ में जिन राज्यों की सीमा लगती है, किसकी? पश्चिमी बंगाल की। सबसे ज्यादा वो अपनी सीमा रेखा वही साझा करता है पश्चिमी बंगाल के साथ, सॉरी बांग्लादेश के साथ में पश्चिमी बंगाल अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर पर भी हम देखें तो वो लोग जिनको ये लगता है कि हमारे पास में इस समय कोई वैध दस्तावेज नहीं है कि मतदाता सूची में हम अपना अपडेटेड मतदाता सूची में हम अपना नाम जुड़वा सकें, तो वो लोग अभी देश छोड़कर वापस भागने की फिराक में हैं। मतलब वापस वो भाग रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि उनको डर ये है कि मतदाता सूची में हमारा नाम नहीं जुड़ पाएगा इस नागरिकता के अभाव के कारण। दूसरी तरफ वो जो डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो जेल बनाई जा रही हैं, उन जेलों में ठूंस दिया जाएगा। तो बजाय इससे ये अच्छा है कि हम जहां से आए हैं वापस उसी मुल्क को वापस हम लौट जाएं। तो तीन चार देखो अलग अलग घटना। एक तो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो अभी करंट में चल रहा है, मतलब ये केवल वार्म अप है, और इसी के घटना से जोड़कर देखें तो भविष्य के गर्भ में इसी से जुड़ी हुई और चीजें भी हैं। एनआरसी, जनगणना और इसके अलावा परिसीमन। मतलब जनगणना होगी और फिर परिसीमन होगा कि कितने निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे संसद में और किस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा कहां तक रहेगी, कौन कौन सा हिस्सा उसके अंतर्गत आएगा। इस वीडियो में मैं कुछ अनुच्छेदों को भी टच करूंगा, कुछ संशोधनों को भी लूंगा। 42वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, इसके अलावा अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 329, ताकि सारी पिक्चर आपके समक्ष बहुत अच्छे से क्लियर हो। शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 324 से। अनुच्छेद 324 ये कहता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का असीमित अधिकार है। यह इसलिए जरूरी है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की कुछ धाराएं हैं जो मतदाता सूची से संबंधित हैं। मतलब मतदाता सूची को अपडेट रखना, यह सारा सब चुनाव आयोग का काम है। मतदाता सूची को दो प्रकार से अपडेट किया जाता है। एक तो हम अपने स्तर पर करें, व्यक्तिगत रूप पर, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, और दूसरा चुनाव आयोग अपने स्तर पर यह काम कराए। हम व्यक्तिगत स्तर पर कब यह काम करते हैं कि मान लीजिए अभी मेरा रेजिडेंस किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में है और मैं वहां उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहने लग गया। अब मैं चाहता हूं कि वहां के मतदाता सूची में मेरा नाम जुड़ जाए। मैं जाऊंगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होऊंगा और अपना एक आवेदन दूंगा। मतलब मैं व्यक्तिगत स्तर पर अपने लिए नाम जुड़वाना या हटवाना जो भी कर रहा हूं वो मेरे स्तर पर कर रहा हूं। तो ये व्यक्तिगत प्रयास हो गए और ये चुनाव जो मतदाता सूची है उसमें चेंज आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपडेट किया जा सकता है। इसी मतदाता सूची को अपडेट करने का दूसरा तरीका यह है कि निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर यह कार्यवाही कराए। जैसा अभी हो रहा है कि वो अपने व्यक्तियों को आपके पास में भेज रहा है, अपने प्रतिनिधियों को, मतलब जिनको हम बूथ लेवल ऑफिसर बोलते हैं, वो आपके घर पर आ रहे हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहे हैं, ताकि ये जो प्रक्रिया है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, इस प्रक्रिया को वो कर सकें। इसके प्रमुख चार आधार हैं कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और अभी भी मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ा हुआ है तो ठीक है, उसका नाम काट दिया जाए। या किसी व्यक्ति का स्थानांतरण हो गया, पहले वो यहां रहता था लेकिन अब वो दूसरी जगह, दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में जाकर रहता है, तो ठीक है, उसका नाम वहां पर जोड़कर और सूची को अपडेट कर दिया जाए। तीसरा यह है कि किसी व्यक्ति का एक से ज्यादा स्थान पर अगर नाम जुड़ा हुआ है तो केवल एक ही जगह उसका नाम रखा जाए, बाकी जगह उसको नाम काट दिया जाए। एक चौथा तरीका यह, मतलब चौथा आधार यह है कि कोई व्यक्ति अयोग्य है, वो योग्य नहीं है, उसके पास में कोई वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके बावजूद भी उस मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा जो हो हल्ला हो रहा है इस चौथी श्रेणी को लेकर ही हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो अवैध रूप से भारत में भागकर आ गए, भले ही बांग्लादेशी हो या XYZ जो भी हो, वो यहां पर रह रहे हैं और इलीगली उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाकर जैसे तैसे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा तो लिया। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है BLOs के माध्यम से कि क्या इनके पास में कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ये देश के नागरिक हैं।
चुनाव आयोग क्या करेगा कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने के दो ही आधार है, वो मतलब दो योग्यताएं फुलफिल करना चाहिए व्यक्ति। एक तो उसकी एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए, मतलब 18 का वो हो जाना चाहिए कंप्लीट, और दूसरा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर ये दोनों योग्यताएं हैं तो उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज को लेकर है कि इस समय बांग्लादेश बॉर्डर पर या नेपाल बॉर्डर पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो लोग अभी भाग रहे हैं वहां पर, उनकी एज बहुत से लोगों की 18 प्लस होगी, लेकिन उनके पास में लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। शायद इसीलिए उनको यह आशंका है कि जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर हमको बंद किया जाएगा। अब ये एक शुरुआत है। जैसे आप कोई कसरत करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने के बाद फिर जो भारी एक्सरसाइज है वो करते हैं। तो ये जो SIR है ये केवल अभी एक वार्म अप है, ये केवल शुरुआत है। SIR ये डाटा इकट्ठा करेगा। SIR केवल ये तय नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति देश का नागरिक है या नहीं है, वो केवल ये तय करता है कि ये व्यक्ति अगर देश का नागरिक है तो इसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। अगर वो देश का नागरिक नहीं है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। SIR में जितना भी डाटा इकट्ठा होगा ये सारा जाएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास में, क्योंकि कोई व्यक्ति देश का नागरिक है या नहीं है, उसकी नागरिकता को समाप्त करना या उसको नागरिकता को देना, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है। अब जब SIR का डाटा उनके पास में जाएगा तो वो ये देखेंगे कि इन व्यक्तियों का नाम नहीं जुड़ा। इसमें नाम नहीं जुड़ने का आधार क्या है? क्या ये आधार वो चौथा वाला आधार है कि इस व्यक्ति के पास में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब ये व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है, उस आधार पर इस व्यक्ति का नाम यहां से काटा गया है। उसके आधार पर फिर शुरू हो जाएगी पुलिसिया कार्यवाही, जिसके तहत ये जो अवैध प्रवासी हैं, मतलब जो भारत की सीमा में इलीगल तरीके से घुसकर आ गए हैं, इनको उठाकर और डिटेंशन सेंटर में पटक दिया जाएगा, वहां पर जेलों में ठूंस दिया जाएगा, जिसके कारण ये लोग अभी बहुत दहशत में हैं और बॉर्डर पर ये कतार लगाकर बैठे हुए हैं, वापस भागने को तैयार बैठे हैं। मतलब SIR से निकल कर आएगा NRC कि आपकी नागरिकता के रजिस्टर में आपका नाम होगा या नहीं होगा, ये सारा डाटा यहां से कलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 2026 में होगी जनगणना। जनगणना वैसे तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड जैसी एक आपदा आ गई थी, महामारी आ गई थी, और उसके कारण उस समय जनगणना नहीं हो पाई। अब जनगणना होगी 2026 में। कुछ अनुच्छेद पर आप थोड़ा सा ध्यान देना है। एक संविधान संशोधन था, जो 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, लागू हुआ था 1977 में। उसमें यह तय किया गया था कि जो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्र का दायरा, मतलब सरल तरीके से अगर समझाऊं तो जैसे राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, तो सीटों की संख्या कितनी है? 25, और किस सीट के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा, ये दो चीजें हैं, मतलब निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। तो ये जो सीटों की संख्या होगी संसद में या विधानसभाओं में, इसका आधार रखा गया 1971 की जनगणना। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह तय कर दिया गया कि यह जो आधार है 1971 की जनसंख्या, यह वर्ष 2000 तक रहेगी, यानी वर्ष 2000 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना तो सीटों की संख्या में, मतलब जैसे अगर राजस्थान में 25 सीटें हैं तो 25 की 25 रहेंगी, केवल एक समझाने के तौर पर कह रहा हूं, या अगर 40 सीटें हैं तो 40 की 40 रहेंगी, और ना ही इनके निर्वाचन क्षेत्रों में, मतलब हालांकि किसी क्षेत्र की सीमा को एडजस्ट जरूर किया जा सकता था। खैर, वर्ष 2000 आ चुका, उसके बाद फिर एक और संशोधन किया गया जिसको 84वां संविधान संशोधन कहा गया 2001 में, और उसमें ये जो फ्रीजिंग टाइम था, इस टाइम को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया कि 2026 तक ये जो सीटों की संख्या है संसद की या विधानसभाओं की, ये सीटों की संख्या यथावत रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ये जो परिसीमन होना है, इससे रिलेटेड अनुच्छेद एक तो है 82 जो संसद से रिलेटेड है, एक अनुच्छेद है 170 जो विधानसभाओं से रिलेटेड है। वो ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में इस प्रकार से ये परिसीमन किया जा सकता है। लेकिन अब जब इसको फ्रीज कर दिया तो अब ये परिसीमन कब होना है? वर्ष 2026 में होना है। इसी परिसीमन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल और हैं। एक तो है 327 जो इसके संबंध में, मतदाता सूचियों के संबंध में, और इसके अलावा इस परिसीमन के संबंध में संसद को शक्ति देता है, और संसद इसके तहत अगर कोई भी कानून बनाती है, कोई भी परिसीमन अगर करती है, तो आर्टिकल 329 ये कहता है कि इसमें न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब अभी नई संसद बन चुकी है, सरल तरीके से समझाऊं तो अभी हमारे जो संसद है उसमें सीटों की संख्या है 543। नई जो संसद बनी है उसमें 800 या 800 से अधिक सीटें हो सकती हैं।
तो इसका मतलब वर्ष 2026 में जो परिसीमन होगा उसमें सीटों की संख्या तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि जो फ्रीजिंग टाइम था वर्ष 2026 तक के लिए, वो फ्रीजिंग टाइम की जो अवधि है वो अवधि समाप्त हो रही है। तो अवधि समाप्त होने के बाद फिर होगा परिसीमन, और परिसीमन आयोग जब आदेश दे देगा और राष्ट्रपति के जब सिग्नेचर हो जाएंगे, ये कानून बन जाएगा, तो उसके बाद कोई भी न्यायालय, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें वो दखल नहीं दे सकता, क्योंकि आर्टिकल 329A इस संबंध में स्पष्ट रूप से ये बात करता है। इस परिसीमन के कारण जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं, उनको इस बात का ज्यादा डर है कि मान लीजिए कि अगर कोई एक्स वर्ग का मतदाता है और किसी एक क्षेत्र में वो अभी निर्णायक भूमिका में है, वो ये तय कर सकता है कि यहां से कौन जीतेगा या कौन हारेगा, तो परिसीमन में उनको इस बात का डर है कि ये एक्स वर्ग का मतदाता जो इस क्षेत्र में उसका बाहुल्य है, जहां पर वो निर्णायक स्थिति में है, तो परिसीमन में यह होगा कि इसको कुछ टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और जो अभी मेजॉरिटी में है उसको दूसरे हिस्सों के साथ में सम्मिलित करके माइनॉरिटीज में कर दिया जाएगा। मतलब अगर मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊं तो आप 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, आप उसको उसी आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं। 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। कर्जन ने यह कहा था कि हम प्रशासनिक आधार पर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, जो प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, जिसमें आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इसके अलावा बिहार, झारखंड और भी कुछ राज्यों के क्षेत्र उस बंगाल में आया करते थे। कर्जन ने वहां पर क्या किया था कि जो बहुसंख्यक हिंदू थे उनको अल्पसंख्यक बना दिया। एक जगह तो उनको भाषाई आधार पर और एक जगह उनको धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया। उस बंगाल के दो टुकड़े किए, एक तो हुआ पूर्वी बंगाल और एक बनाया पश्चिमी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल बनाया था उसमें आपका आज का ये जो पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, इन हिस्सों को रखा। राजधानी रखी इसकी कलकत्ता, और इसमें जो बांग्ला बोलने वाले जो लोग थे उनकी संख्या लगभग 90 लाख के आसपास रखी गई, और जो गैर बांग्ला भाषी थे उनकी संख्या 4.5 करोड़ के लगभग थी। इसके अलावा जो पूर्वी बंगाल बनाया गया था उसकी राजधानी रखी ढाका, और वहां जो बंगाली हिंदू थे उनकी संख्या लगभग 1.2 करोड़ के लगभग रखी, और जो मुस्लिम थे उनकी संख्या 1.9 करोड़ यानी मोटा मोटा 2 करोड़ के आसपास रखी। तो इस पूरे बंगाल के क्षेत्र में जहां पर हिंदू बहुसंख्यक था उसको कर्जन के द्वारा अल्पसंख्यक बना दिया गया। तो राजनीतिक दलों को यह आशंका है कि शायद ये हो सकता है कि अगर एक्स वर्ग का कोई अगर मतदाता है तो उस वर्ग को हो सकता है कि शायद अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, कुछ इसमें सम्मिलित कर लिए जाए, कुछ इसमें और कुछ इसमें। तो उससे क्या होगा कि वो वर्ग जो अभी निर्णायक है ये तय करने में कि यहां से कौन व्यक्ति जीतेगा, अब वो निर्णायक भूमिका की बजाय केवल प्रभावी भूमिका में रह जाएगा, उसकी निर्णायक स्थिति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कुछ राजनीतिक दलों में इस बात का बहुत ज्यादा डर है कि अगर ऐसा कर दिया जाता है तो हमारा जो परंपरागत वोट बैंक है वो हमसे दूर चला जाएगा। मतलब वो वोट बैंक जो है वो कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा और हमारा जो राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है ये मामला गड़बड़ा जाएगा। हालांकि इस SIR का विरोध सब जगह नहीं है, कुछ एक राज्यों में है। पश्चिमी बंगाल हो या आपका केरल हो या तमिलनाडु हो, पश्चिमी बंगाल की स्थिति हमको समझ में आती है कि ऐतिहासिक रूप से जो अवैध घुसपैठ वाला जो रास्ता है वो पश्चिमी बंगाल है, कि बांग्लादेशी जितने भी आते हैं तो अवैध घुसपैठ जो करते हैं उसी पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र से करते हैं। और अभी हम ये देख रहे हैं कि जब ये SIR हो रहा है तो पश्चिमी बंगाल में ही जो बांग्लादेश के साथ में जो बॉर्डर लगती है वहां पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है कि जो लोग आ गए थे, भले ही 2008 से 2010 से 2012 में कभी भी आए हों और यहां पर सारे दस्तावेज उन्होंने बना लिए थे, अब यहां पर रहने का संकट खड़ा हो गया। अब वो लोग वापस वहां पर भाग रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मतदाता सूची से नाम कटेगा। नाम कटने का आधार ये होगा कि ये व्यक्ति यहां का नागरिक नहीं है। अगर नागरिक नहीं है तो इसका मतलब अवैध रूप से इसने घुसपैठ करी है। अवैध रूप से अगर इसने घुसपैठ करी है तो पहले तो इसके जितने भी डॉक्यूमेंट सब बने हुए हैं, राशन कार्ड वगैरह, वो सारे निरस्त होते हैं। जितनी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था वो सारा लाभ मिलना बंद हो जाएगा। बजाय इसके लाभ मिलना तो दूर जो डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे उन डिटेंशन सेंटर में उनको पटक दिया जाएगा, वहां पर वो पड़े रहेंगे। तो सबसे ज्यादा भय इस बात का है कि कम से कम वापस अपने देश में जाकर खुले तो रह लेंगे, यहां तो अब सरकार उठाकर जेलों में ठूंस देगी जो डिटेंशन सेंटर सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर ये वाला फैक्टर काम नहीं करता। वहां एक दूसरा फैक्टर है, वो श्रीलंकाई जो तमिल जो लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, वो उसको लेकर इस पर बहस छेड़ रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, उनका साउथ के जो राज्य हैं उनका यह भी मानना है इसमें कि अगर यह परिसीमन होता है तो दक्षिण के जो राज्य हैं उन्होंने जनसंख्या के नियंत्रण में भारत के उत्तरी क्षेत्र के राज्यों की अपेक्षा अच्छा कार्य किया है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्रों की जनसंख्या ज्यादा है और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से कम है। और संसद में जो प्रतिनिधित्व मिलता है
वो जनसंख्या के आधार पर तय होता है। अभी उसका आधार वर्ष है 1971। लेकिन अब जब परिसीमन होगा तो इस परिसीमन में जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसका उतना ही प्रतिनिधित्व होगा। तो जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र के जो राज्य हैं उनको इस संबंध में यह लगता है कुछ राजनीतिक दलों को कि शायद हो सकता है जनसंख्या के आधार पर हमारा जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है वो भारत के उत्तरी क्षेत्र के राज्यों की तुलना में कम हो जाएगा। बिहार में जो इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शन से पहले एसआईआर किया गया था और जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि इस एसआईआर पर रोक लगाई जाए। हालांकि बिहार का जो मतदाता है, इस बार के जो वहां रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट से यह स्पष्ट है कि बिहार के मतदाता ने इस बार जाति से ऊपर उठकर वोट किया है। यानी जो अब तक जो जाति वाला जो कार्ड वहां पर खेला जाता था या जाति की जो सीमाएं थी, वहां के बिहार के मतदाता ने उन जाति की सीमाओं को तोड़ दिया है या काट दिया है। खैर, विपक्षी दल जब सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे तो सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर की इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करना चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है और सबूतों के अभाव में एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आप याचिका दायर कर रहे हो लेकिन आप इसके संबंध में कोई पर्याप्त सबूत आप उपलब्ध नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। और यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से, इस एसआईआर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का अगर हम कंक्लूजन देखें तो एसआईआर केवल एक वार्म अप है। इसी एसआईआर के थ्रू अब जो आंकड़े इकट्ठे होंगे वही आगे चलकर एनआरसी में काम में आएंगे। उसी के आधार पर इन डिटेंशन सेंटर को भरा जाना है, जनगणना होगी, उस जनगणना के आधार पर वो जो डाटा आएंगे उनके आधार पर फिर परिसीमन होना है। यानी वर्ष 2026 में आप देश में बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव देखेंगे और ये आने वाले वर्षों में भारत की दिशा तय करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।